दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश भाजपा की दूसरी लिस्ट में कई दिग्गज नाम टिकट कटने की खबर आ रही है। सबसे चौंकाने वाला नाम आ रहा है कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। ये लगभग तय हो गया है कि बृजभूषण शरण सिंह को इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह या तो उनकी पत्नी या उनकी बेटा चुनाव लड़ेंगी या अप्रत्याशित रूप से आप देख सकते हैं प्रोफेसर अवध ओझा की एक फोटो आई थी केशव मौर्य के साथ। जी हाँ, अवध ओझा गोंडा के रहने वाले हैं। उनको भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है, लेकिन इसकी संभावना इसलिए थोड़ी कम लग रही है कि बगल की सीट से श्रावस्ती से ऑलरेडी भाजपा ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है और उसका नाम है साकेत मिश्रा, जो पूर्व आईएएस और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, मुख्य सचिव रहे निपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। दूसरा जो चौंकाने वाले नाम जो आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे कि इस बात की पूरी ये खबर पूरी तरह से मैं लगभग अब पुष्ट हो गई है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट काटने जा रही है और इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में आपको कई चौंकाने वाले नाम सुनने में आ सकते हैं। ये पूरी संभावना है कि लखनऊ में सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह वहां से सुल्तानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और पीलीभीत में भी कई लोग प्रयासरत हैं। एक रिटायर्ड आईएएस हैं जो हरफन मौला है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पीलीभीत से टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका खुलासा अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट वास्तव में बीजेपी ने काट दिया और वो टिकट उनकी जगह उनके बेटे और उनकी पत्नी को नहीं दिया, तो मैं बता रहा हूं कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कैसरगंज बल्कि आसपास की 4-5 सीटों पे दिखाई देगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे आदमी नहीं है जिनका कि टिकट कटेगा और वो आसानी से शांति से बैठ जाएंगे। एक तरफ तो धनंजय सिंह वाला मामला है, दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की खबर आ रही है। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि संभावना यही है कि उनकी जगह उनकी पत्नी जो एक बार ऑलरेडी सांसद रह चुकी हैं या उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है और संभावनाएं अवध ओझा के नाम पे भी हैं। खैर इस पे पर्दा अगले 2-3 दिनों में उठ जाएगा कि कौन। लेकिन सबसे जो इस लिस्ट में एक नाम और जिसकी बड़ी लोगों को उम्मीद थी, मनोज पांडे बड़े गाजे बाजे के साथ। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधानसभा में थे मनोज पांडे, जो कि राज्यसभा में जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आखिरी प्रत्याशी को वोट दिया था। उसके बाद उनकी कई तस्वीरें आई थी ब्रिजेश पाठक के साथ और केशव मौर्य के साथ और चर्चा ये थी कि रायबरेली से उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे की जगह या तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को लड़ा सकती है या एक केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है। यानी मनोज पांडे जिस उम्मीद से अब मनोज पांडे का दर्द समझिए। उन्होंने किसी आश्वासन के चलते सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और जाके भारतीय जनता पार्टी के आठवें प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट दे दिया। अखिलेश यादव ने बहुत दिमाग से काम लिया। उन्होंने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कई लोग चाह रहे थे कि वो उनको पार्टी से निकाल दें, लेकिन वो अगर पार्टी से निकाल देते तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहती और लेकिन समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं। जिस उम्मीद में गए थे मनोज पांडे, वहां पे उनके अरमान पूरे होते दिख नहीं रहे हैं और यही हाल सपा के और विधायकों का है। अब कल एक चर्चा, एक बयान आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। अभय राकेश सिंह जो अमेठी के गौरीगंज से विधानसभा सदस्य हैं, वो गए थे शिवपाल यादव के पास। वहां पे जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं लोगों ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी में हैं कि नहीं है, तो कहने नहीं, मैं तो हुई। पूछा कि आप क्यों आए हैं? उन्होंने बताया 11 मार्च को मेरी बेटी की शादी है और इसके लिए मैं
निमंत्रण देने के लिए शिवपाल जी के पास आया था। लेकिन खबर ये है कि ये सारे लोग, जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद में सपा के अधिकृत प्रत्याशी आलोक रंजन की जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट दिया है, वो सारे लोगों को जो आश्वासन भाजपा की तरफ से दिया गया था, उस वो अभी पूरा होता दिख नहीं रहा है। ऐसे इन लोगों को सोचना चाहिए था कि जब ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन तोड़ के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे, तभी उनको वादा किया गया था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। और जिस दिन तक राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस दिन तक ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई। मैं 27 फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के टिकट कटने की खबर आ रही है, दूसरी तरफ सपा को छोड़ के, सपा के अधिकृत उम्मीदवारों को छोड़ के जो लोग भाजपा को वोट देने गए, इस उम्मीद में कि उनको बड़ा पैकेज, जो बार-बार अखिलेश यादव ने कहा था कि बड़े पैकेज की बात हुई है, वो पैकेज मिलता हुआ दिख नहीं आ रहा है। क्योंकि कई लोगों की ये उम्मीद थी, या हम लोग को भी पहले लग रहा था, ये सूचना दी गई थी कि मनोज पांडे को मंत्री बनाया जाएगा। मनोज पांडे मंत्री भी नहीं बने, क्योंकि मनोज पांडे चाहते तो विधानसभा से इस्तीफा दे देते, मंत्री पद की शपथ ले लेते। अभी एमएलसी के चुनाव होने, इसमें भाजपा बड़े आराम से 13 में से 10 सीटें जीतने की स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी उनको एमएलसी बना देती। तो ना 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 इसका मतलब वहां से ग्रीन सिग्नल मिला नहीं। अब मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह जैसे 7-8 लोग हैं जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था, वो अब इस दुविधा में फंस गए हैं कि ना वो सपा में पूरी तरह से वापस आ सकते हैं, ना भाजपा के खुल के हो सकते हैं। तो ये जो चुनावी जो चौसर पे गेम खेला जा रहा है, उस चौसर में फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया और उनके परिवार में किसी को टिकट नहीं मिला, तो मैंने बताया ना कि 4-5 लोकसभा क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। और इन जगहों पे जैसे बगल की सीट है अयोध्या, अयोध्या में इस बार जो अवधेश प्रसाद को उतारा है, दलित प्रत्याशी हैं, सामान्य सीट पे उतार दिया है, और वहां पे बसपा के कई प्रोमिनेंट नेता अभी हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। तो एक तो अयोध्या की सीट फंसेगी, क्योंकि बहुत अच्छा मार्जिन नहीं था पिछली बार, जो लल्लू सिंह चुनाव जीते थे, और लल्लू सिंह के खिलाफ 10 साल से वहां के सांसद ने कुछ बहुत अच्छा किया नहीं है। इस बार उतार दिया है दलित प्रत्याशी भाजपा ने, सॉरी सपा ने दलित प्रत्याशी उतार दिया है, तो ये इसका इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरा, उनके बगल की सीट है गोंडा, गोंडा में समाजवादी पार्टी ने उतार दिया श्रेया वर्मा को, जो बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं, और यहाँ से बेनी प्रसाद वर्मा एक बार 2009 में सांसद भी चुने गए थे। तो उसके अलावा बगल की सीट जो उन्हें बताया श्रावस्ती, कैसरगंज तो है ही है, ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़, अंबेडकर नगर पे भी इम्पैक्ट जाएगा, इसका इम्पैक्ट जाएगा बाराबंकी पे भी जाएगा। तो क्या भाजपा वास्तव में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है और उनकी पत्नी और बच्चे को दे देती है, तब तो एक तरह से ये हुआ कि भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को की नाराजगी दूर करने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को टिकट दे दिया, बच्चे को टिकट दे दिया। लेकिन टिकट अगर अवध ओझा के पास जाता है या किसी और प्रत्याशी के पास जाता है, तब आप देखिएगा कि ब्रजभूषण शरण की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पे, मेरे हिसाब से 5-6 सीटों पे वो चुनाव परिणाम बदलने की हैसियत ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल रखते हैं। और अभी धनंजय सिंह वाला मामला तो है ही है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फैसले नहीं ले पा रही है, कुछ कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है, नहीं तो एक साथ ही जब वो दावे कर रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीत सकती है, तो 51 का लिस्ट निकालती है, उसके अलावा 29 के नाम नहीं डिक्लेयर करती है, जबकि सहयोगियों ने 3 सीटों की घोषणा कर दी है। और एक खबर जो मैंने पहले ब्रेक की थी कि संजय निषाद भी नाराज हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक सीट और दी जाए, और वो अपने सिंबल पे, निषाद पार्टी के सिंबल पे उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका आज फिर उन्होंने कहा है एक पत्रकार से कि भाई साहब, जब अपना दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है, ओम प्रकाश राजभर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं,
और जयंत चौधरी की एक पार्टी अपने संग तो मैं भी लड़ूंगा। तो कुल मिला जुला के जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, वो दावा चाहे गोदी मीडिया रोज करे कि 80 में 80 है, और इसी बीच एक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लगातार चल रहा है, हो सकता है बहन जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। अब इस बात को लेके सपा के लोगों का ने भी मानना शुरू कर दिया है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आ सकती है। इस बात के संकेत सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह के ट्वीट को पढ़कर लगता है। कई लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, और इस बात पे इसलिए बल मिलता है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 35 उम्मीदवार घोषित किए हैं, और कांग्रेस ने जो आज पहली लिस्ट घोषित की है, उसमें एक भी नाम उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। तो आप परिस्थितियों को समझिए। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में अगर बहन इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, और जो मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह का एंगल बताया, ये सारी चीजें होती हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा, और भाजपा के 80 में 80 के दावे हो सकता है 50% से नीचे भी भाजपा आपको परिणाम के दिन 80 में 80 की जगह 80 में 40 या इससे कम पे भी नजर आ सकती है। लेकिन इसके लिए विपक्ष क्या व्यूहरचना करता है, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों पे किस तरह से अटैक कर सकता है, और जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कल वो प्रयागराज गए थे, वहां छात्रों से कहा, जब छात्रों ने उनसे बोला, शिकायत की कि साहब हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो कहे भैया नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही हैं कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक कराने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा दिया, और ये बोला कि आप एक आदमी को नौकरी से हटा दीजिए, यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कीजिए, अब हम लोग की जब सरकार आएगी और हम लोग आपको बड़ी संख्या में नौकरी देंगे। और आज कांग्रेस ने कहा है कि वो आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां युवाओं को देगी, साथ ही एक अप्रेंटिस योजना भी लाएगी, जिसमें युवाओं को मनरेगा की तरह 1 लाख रुपए साल की नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो फिलहाल आज यूपी से जो खबरें हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी, और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारा ये न्यूज लॉन्चर का यूपी उत्तराखंड का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि हमारी खबरें आपको कैसा लग रही हैं। हम और हमारी पूरी टीम आपके कमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। धन्यवाद।